नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हमने 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का वो शुरू किया हुआ था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास जो है वो चैप्टर हमने शुरू किया था। और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम रिसोर्सेज चैप्टर के अंतर्गत आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का विकास। संसाधन मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो संसाधन है वो मानव के सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए, इवन जो मनुष्य के लाइफ की जो क्वालिटी है, मनुष्य के जीवन को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि जो संसाधन है वो प्रकृति द्वारा दिए गए हमें फ्री उपहार हैं। एज ए रिजल्ट परिणाम क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। परिणाम क्या हुआ कि मानव ने इनका बिना सोचे समझे या भेदभाव, एक तरह से देखा जाए तो जिसके के प्रति मानव का एक इनडिस्क्रिमिनेट व्यवहार रहा, अलगाववाद सा जो व्यवहार रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इससे हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई। समस्याएं क्या थी? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। देखिए, जो कुछ मानव ऐसे थे, कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके ग्रिड को, जिनकी लालसा को परिपूर्ण करने में हमारे ये संसाधन हैं विलुप्त होते चले गए, यानी उनकी जो सेटिस्फिकेशन नहीं हो पाई और उन्होंने अपने लालचवश इन संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू किया। अकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। दूसरी जो बड़ी समस्या रही हमारे यहाँ पर वो ये रही कि संसाधनों का जो संकेंद्रण है वो कुछ लोगों के हाथों में हो गया। अकोमुलेशन होता है इकट्ठे होना, विच इन टर्न, जिससे परिणाम क्या हुआ? डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, जिससे हमारा समाज है वो दो रूपों में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया, यानी समाज दो तबकों के अंदर डिवाइड हो गया, दो वर्गों में बट गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स का मतलब होता है जिसके पास संसाधनों से परिपूर्ण है, और हैव नॉट्स जिसके पास संसाधन नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि अमीर और गरीब में हमारा समाज है वो बट गया। आगे इसमें देखिए कि संसाधन जो थे यहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब जो संसाधनों का जो अंधाधुंध के तरीके से हमने एक्सप्लॉइट किया, इनका शोषण किया, इससे हमारे सामने बहुत से वैश्विक समस्याएं, यानी जो ग्लोबल इकोलॉजिकल जो क्राइसिस था, यानी वैश्विक जो संकट है, पारितंत्र का जो संकट है वो हमारे सामने आ गया। जिसकी वजह से कौन कौन से इसमें तरीके जो हमारे सामने प्रमुख समस्याएं आई, जैसे कि वैश्विक तापन की समस्या आ गई, ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है, वैश्विक तापन बोला जाता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, हमारी जो ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करती है, उसके अंदर छिद्र होना भी इसी का परिणाम रहा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो हमारा पर्यावरण है उसका जो पोल्यूशन हुआ, उसका जो प्रदूषण हुआ है, उसका कारण भी यही है। एंड लैंड डिग्रेडेशन, जिससे और सबसे बड़ा जो कारण रहा वो हमारा एक तो पर्यावरण का प्रदूषण, और दूसरा जो हमारी भूमि है, भूमि का जो अपरदन हुआ है, वो सभी परिणाम जो मनुष्य द्वारा इन संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग की वजह से ही हो पाया है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। यदि हम वैश्विक शांति की बात करें, यदि हम समानता पर आधारित जीवन की बात करें, तो ये ज़रूरी है कि संसाधनों का एक जो है समानता के आधार पर संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए समाज के अंदर, जिससे मानव जो है एक समानता का जीवन जी सके, जिससे
विश्व के अंदर भाईचारे का जो विकास हो सके, शांति बन सके, शांति स्थापित हो सके। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, यानी कि कहने के तात्पर्य यदि इसी दर से जो आजकल जो चल रहा है ट्रेंड, आजकल जो एक ये जो लोगों का जुनून चल रहा है कि संसाधनों का जो डिप्लेशन हो रहा है, पतन हो रहा है कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, चुनिंदा देशों के द्वारा, इससे क्या हो जाएगा, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। देयरफॉर इसीलिए कहा जाए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसलिए सभी प्रकार के जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम संसाधन नियोजन को अपनाएं, सतत जो संसाधन नियोजन है उसको अपनाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल यानी सतत मनुष्य का आविर्भाव है, जीवन का जो सुचारू रूप से इस पृथ्वी पर बने रहना है, तो ये किसके माध्यम से बन सकता है, ये सतत विकास के जरिए ही जो है इस दुनिया में आ सकता है। तो ये सतत क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। देखिए इस वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर बार जो CBSE बोर्ड हो या HBSE बोर्ड हो उसके अंदर ये क्वेश्चन बनता ही बनता है 3 नंबर के अंदर, जबकि HBSE के अंदर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ये सस्टेनेबल जो आर्थिक विकास बोल लीजिए या ये कहें कि ये क्या है सस्टेनेबल आर्थिक विकास, इसका मतलब ये होता है कि विकास तो हो, लेकिन विकास इस प्रकार से होना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, हमारे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और हमारे वर्तमान की जो ज़रूरत है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है, यानी आज की ज़रूरत को तिलांजलि दे करके उसको हम छोड़ करके फ्यूचर के लिए उस चीज़ को रखें, ऐसा भी हमें नहीं करना है। यानी हमें संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना है कि हमारी आज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जो जनरेशन है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो इन संसाधनों से वंचित ना रहें। इसी को संसाधन नियोजन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए क्या हुआ, देखिए रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के अंदर जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था इन जून 1992। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का ये जो शहर है रियो डी जेनेरो, यहाँ पर 100 से अधिक देशों के मुखिया जो हैं इकट्ठे हुए फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, और यहाँ पर पहला पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। द समिट वाज कन्वेन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी वैश्विक स्तर पर जो हमारा सामाजिक आर्थिक विकास है वो, और जो हमारे सामने जो पर्यावरणीय से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर के ये जो है बैठक की गई थी। ये प्रमुख एजेंडा रहा था, हमारा जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन था उसका प्रमुख एजेंडा यही था। और यहीं पर द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, जो वैश्विक स्तर पर जो वातावरण के अंदर जो मौसम के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उसके ऊपर घोषणा के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और हमारी जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए हमने उस समय जो विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्ष जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, इन्होंने जो रियो कन्वेंशन हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर ग्लोबल वैश्विक स्तर पर जो हमारे वन सिद्धांत हैं उनको अडोप्ट किया गया था, जो कि एजेंडा 21 के माध्यम से डिज़ाइन किया गया था फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से हम सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं इन द 21st सेंचुरी, जो कि आज चल रही है। इस सेंचुरी के अंदर हमें इसको प्राप्त करना था। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है एजेंडा 21।
ये एजेंडा 21 क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एजेंडा 21 क्या है, व्हाट इज एजेंडा 21, इससे भी एक क्वेश्चन 3 नंबर में बन जाता है। और 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बनता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रियो डी जेनेरो जो है, ये 5 नंबर में बनता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीबीएसई के अंदर ये 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी अंकसैड के माध्यम से ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, यानी अंकसैड की जो परिभाषा है, या ये कहें कि इसकी जो डेफिनेशन है, या हम ये कहें कि इसकी फुल फॉर्म है, ये कई बार एक नंबर में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हम विश्व के जो नेता यहाँ पर लीडर अध्यक्ष जो इकट्ठे हुए थे, उन्होंने वैश्विक जो ये एक हमारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो राष्ट्र इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया गया था, वहाँ पर पर्यावरण और इससे विकास से संबंधित इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। दिस टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील के जो शहर था रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये सम्मेलन बुलाया गया था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि किस प्रकार से हम वैश्विक सतत पोषणीय विकास उसको अपना सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि सतत पोषणीय विकास को कैसे अपनाया जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, यानी पर्यावरण में हो रहे जो नुकसान है उसको किस प्रकार से हम इससे लड़ सकते हैं, कम्बैट कर सकते हैं, यानी इसको किस प्रकार से छुटकारा दिला सकते हैं हम पॉवर्टी, गरीबी से, डिजीज और जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे विश्व को किस प्रकार से निजात मिले। द ग्लोबल कोऑपरेशन, इसके लिए क्या बुलाया गया था कि वैश्विक जो सहयोग है एंड कॉमन इंटरेस्ट, जो सभी के हित की बात है, उसको लेकर के ये मीटिंग हुई थी। म्यूचुअल नीड्स को यहाँ पर ध्यान में रखा गया था एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये बात रखी गई थी कि हर देश इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। On major objectives of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और सबसे बड़ी बात जो इसमें उभर कर के सामने आई थी, उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव जो था, उसका मुख्य जो उद्देश्य जो था वो ये था कि हर स्थानीय सरकार अपने यहाँ पर एक एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी और उसको फॉलो करते हुए हम पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, ये डिज़ाइन किया गया था, तय किया गया था इसके अंतर्गत। तो अब यहाँ पर देखिए, ये रिसोर्स प्लानिंग जो थी ये क्या है, रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार से तैयार की गई थी उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो देखिए, प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्ट्रेटजी होती है एक योजना, यानी, और प्लानिंग का मतलब भी क्या होता है, योजना, यानी एक सोची समझी जो बात है, एक स्ट्रेटजी है, एक तैयारी है, उसको किस प्रकार से हम अपनाएं एक न्यायोचित तरीके से, जिससे कि संसाधनों का विकास हम कर सकें, यानी संसाधनों का एक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग, न्यायोचित तरीके से उपयोग करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन ए कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे विशाल देश के अंदर तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता में विविधता देखने को मिलती है। देर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर देखिए क्या मिलती है, बहुत से तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है हमारे, यानी कि बिहार, उड़ीसा और ये इधर वाला जो छत्तीसगढ़, झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर मिनरल्स काफ़ी है, मिनरल डिपॉजिट्स यहाँ पर बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। यानी एक क्षेत्र एक प्रकार के संसाधनों पे तो सफिशिएंट है, लेकिन दूसरे के वहाँ पे लैक ऑफ है। देखिए, देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम आत्मनिर्भर कह सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता की बात करें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। एंड देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम विटल रिसोर्सेज, जबकि बहुत से ऐसे संसाधन हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रमुख संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। देखिए झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और इसके आसपास के जो एरियाज़ हैं जैसे उड़ीसा और ये, यहाँ पर जो है कोयले के भंडार या खनिजों के विपुल भंडार पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखें, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिए जल संसाधन बहुत हैं बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पर संस्थागत विकास नहीं हो पाया है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। इसी प्रकार से हमारा जो राजस्थान राज्य स्टेट है वहाँ पर देखिए आपको सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जो पवन ऊर्जा है वो काफ़ी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जल संसाधन की कमी है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारा जो लद्दाख है जिसको कि कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये हमारे जो मुख्य भूभाग है उससे काफ़ी कटा हुआ है, यानी यहाँ पर संसाधनों की कमी है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक विरासत काफ़ी है बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, लेकिन यहाँ पर पानी की कमी है लद्दाख के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है एंड सम विटल मिनरल्स, और जो प्रमुख खनिज हैं उनकी कमी पाई जाती है लद्दाख के अंदर। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इससे क्या है, इससे ये हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे सामने एक समस्या है कि हमें किस प्रकार से संसाधनों की एक योजना बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, इवन जो स्थानीय बॉडीज़ हैं उनके द्वारा भी इनका क्या करना चाहिए, हमें एक जो रिसोर्स प्लानिंग है, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग जो है इसके हमें अडोप्ट करना चाहिए। ये किस प्रकार से हम अडोप्ट कर सकते हैं इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये तो यहीं से देखिए अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, भारत के अंदर इस चीज़ को कैसे लागू किया जा सकता है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो संसाधन नियोजन है ये एक जटिल प्रक्रिया है भाई। ऐसा नहीं है कि केवल बोलने मात्र से ही संसाधनों का जो योजना है वो बन जाएगी, इस प्रकार से नहीं हो सकता। संसाधनों के लिए योजना बनाना, जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, राज्य सरकारों से बातचीत करना, और जहाँ पर लेक ऑफ स्कैरसिटी है, जहाँ पे कमी है संसाधनों की, और वहाँ पर जो संसाधन है उन संसाधनों को वहाँ से उठाकर दूसरे लोग, इस चीज़ के लिए एक प्लान तैयार करना पड़ता है। फिर इनके लिए और क्या करना पड़ता है, देखिए द आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, उनकी खोज करनी पड़ेगी पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर। दिस इन्वॉल्व्स, और इस प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करने पड़ेंगे, हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, यानी इसके मानचित्र बनाने होंगे, एंड क्वालिटेटिव यानी यहाँ पर कितने प्रकार के, किस प्रकार के जो गुणवत्ता कैसे है, एंड क्वांटिटी और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये सभी एस्टिमेट हमें लगाने होंगे। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और संसाधनों का जो मापन इस आधार पर किया जाएगा। दूसरी बात जो है इसके अंदर इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर यानी एक योजना जो संस्था होगी उसका भी, यानी किस प्रकार से इसकी बनावट हो, वो भी एंडाउड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जो एक संस्था बनेगी उसके पास इतनी इस प्रकार की तकनीक होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, ताकि जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट संसाधन विकास के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उनको किस प्रकार से लागू किया जाए। ये सभी प्रकार की जो योजनाबद्ध तरीके से एक एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक योजनागत ढांचा होना चाहिए। तीसरा इसके अंदर आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो संसाधन विकास कर रहे हैं, उसका मैच होना चाहिए किसके साथ, प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी संसाधनों का विकास एक साइड बाय साइड हमारा क्या चलना चाहिए, राष्ट्रीय विकास। यदि संसाधनों का विकास राष्ट्रीय विकास में मददगार है तो संसाधनों का विकास किया जाता है, अदरवाइज वो संसाधन विकास यदि वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, यानी वहाँ पर हमारा कंजप्शन ज़्यादा आ रहा है, हमारी जो टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस है वो ज़्यादा आ रहा है, और हमारे पास उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी लो दर्जे की है, लो क्वालिटी की है, तो ऐसे में वो संसाधन जो है देश के डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर जो है सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता, और ऐसे विकास जो हैं वो देश को पीछे ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan
लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। और भारत ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए, संसाधनों के विकास के लिए प्रारंभिक जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो कि 1952 के अंदर लागू हो गई थी, तभी से जो है संसाधन नियोजन का जो है जो प्लान है उसको अपना लिया था, उस योजना को तभी से लॉन्च कर दिया था जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, 1947 में, तभी से भारत ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया था। तो यहीं पर देखिए क्या था कि इस प्रकार से कैसे हम द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर देखिए द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। भाई किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही जरूरी, पहली जो शर्त है वो संसाधनों की उपलब्धता है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। लेकिन यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि केवल मात्र अवेलेबिलिटी जो है संसाधनों की वो पर्याप्त नहीं है। यदि वहाँ पर हमारे पास तकनीकी विकास नहीं है, संस्थागत ढांचा हमारे पास नहीं है, तो ये वहाँ के विकास में हिंडर बनेगा, रुकावट, बाधा बनेगी। देयर आर मैनी regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward regions। देखिए हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संसाधनों में काफ़ी परिपूर्ण हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। और देश के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी विकसित माने जाते हैं ये। तो इस प्रकार की समस्या हमारे सामने देखने को आ रही हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, गिव रीजन्स फॉर सच ए सिचुएशन। कहता है कि ऐसे क्षेत्रों के नाम बताइए जो संसाधनों में तो परिपूर्ण है लेकिन पिछड़े हुए हैं। ऐसे संसाधन आप बिहार वाले ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाला एरिया ले सकते हैं जो कि कोल और जो आयरन से परिपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये पिछड़े क्षेत्र हैं। उसी प्रकार से हम आपका जो अपना गोवा वाला पोर्शन है और केरला वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर संसाधन इतने नहीं है, लेकिन वो डेवलप्ड स्टेट्स हैं हमारे भारत के। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना पंजाब का ले सकते हैं। वहाँ पर देखिए आयरन और से और अन्य प्रकार की गोल्ड, इस प्रकार के संसाधन वहाँ पर नहीं है, लेकिन पंजाब जो है भारत का सबसे विकसित राज्यों में माना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders। जैसे कि हमारा जो उपनिवेशीकरण का जो इतिहास है वो ये कहानी बयां करता है कि जो उपनिवेश का शासन था उसमें ये उपनिवेश ये जो लोग थे, उन्होंने जहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाई भारत के विशाल संपदा को देख करके, उससे ये आकर्षित हुए, उसको देख करके ये भारत में आए और भारत पर अटैक किया और भारत में इन्होंने खूब भारत का शोषण किया। इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये उन देशों के उच्च तकनीकी विकास का ही परिणाम था कि उन्होंने जहाँ पर कॉलोनियाँ बसाई उन क्षेत्रों का अपने उच्च टेक्नोलॉजी की वजह से उन क्षेत्रों के यहाँ अपना शासन स्थापित किया, अपनी जो ताकत थी वो दिखाई और उन कॉलोनीज का अपने उद्देश्य के लिए जो है शोषण किया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, इसलिए संसाधन विकास में सहयोग दे सकते हैं ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। केवल तब दे सकते हैं ये जब उचित जो तकनीकी विकास होता है, यदि उसके साथ उन इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस हैं यानी संस्थागत जो परिवर्तन हैं उनके साथ यदि इनका मैच होता है तो ही ये क्या कर सकते हैं, विकास में जो सहायक हो सकते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, और भारत अपने औपनिवेशिक काल के दौरान ये सभी चीज़ें अनुभव कर चुका है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, इसलिए भारत के अंदर विकास यदि हम सामान्य अर्थों में देखें एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के आधार पर देखें, पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी, ये उपलब्धता के अंदर ही शामिल नहीं होता है ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सों की उपलब्धता में ही शामिल नहीं होता है, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी
द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। इसलिए हमारे यहाँ पर जो विकास है संसाधनों का, उसके अंदर तकनीकी विकास को भी देखा जाता है, संसाधनों की जो क्वालिटी क्या है उसको भी काउंट किया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स है जो मानव संसाधन है, जो कि सबसे बड़ा संसाधन है, जो कि अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी संसाधन को मोल्ड कर सकता है। ये इसका एक पौराणिक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यानी भारतीय लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं, संसाधनों का विकास हमें किस प्रकार से करना है। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं संसाधनों के बारे में। कल हम संसाधनों का जो कंजर्वेशन है, यानी संरक्षण किस प्रकार से किया जाए संसाधनों का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।